आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सतोशी नाकामोटो और उनके वाइट पेपर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ईयर 2008 में, जब यूएस की इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। 9 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। 1.8 मिलियन लोगों ने अपने बिजनेसेस को बंद कर दिया था। हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि जो वॉल स्ट्रीट है यूएसए की, वो पूरी घुटनों पे आ चुकी थी। जिन लोगों को वॉल स्ट्रीट नहीं पता, मैं बता दूं कि वो यूएसए का एक तरह से स्टॉक मार्केट है और पूरी तरह से स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो चुका था। और लेमन ब्रदर्स जैसे बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के बैंक, सोचिए बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के बैंक बंद हो चुके थे और लोग सड़क पे आ चुके थे। और सड़क पे आना भी था भाई, क्योंकि आप सोचिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जितने भी पैसा था उसको यूएस की स्टॉक मार्केट में लगाया था, वो सब कुछ डूब चुका था। जिन लोगों ने भी अपने रिटायरमेंट की सेविंग, जिन लोगों ने भी अपनी बच्चों की पढ़ाई के पैसे उस यूएस के स्टॉक मार्केट में रखे थे, वो सब कुछ डूब चुके थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में ये सब हो क्यों रहा था। ये सब हो रहा था बिकॉज ऑफ फुलिशनेस ऑफ बैंक्स। और इस फुलिशनेस ऑफ बैंक्स को कौन सपोर्ट कर रहा था? इस फुलिशनेस ऑफ बैंक को सपोर्ट कर रही थी यूएस की गवर्नमेंट। अब आपके मन में दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला ये कि भाई इन बैंक्स ने क्या ऐसी फुलिशनेस की थी जो यूएस की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में पहुंच गई, और दूसरा कि यूएस की गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट क्यों कर रही थी। तो आइए इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स भी एक बिजनेस होता है, राइट, जिसमें बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स आपको कुछ पैसा उधार देते हैं, मतलब आपको मनी लेंड करते हैं, और उस पैसे पे वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इसी को वो अपना प्रॉफिट मानते हैं। 2008 में हुआ क्या कि बैंक्स थोड़ा लालची हो गए। उन्होंने सब प्राइम लोन देना शुरू कर दिया। अब ये सब प्राइम लोन क्या होता है? ये ऐसा लोन होता है जिसमें आप ऐसे लोगों को लोन देते हैं जो कि इतने केपेबल नहीं होते कि वो आपको पैसा लौटा सके। मतलब बैंक्स ऐसे लोगों को पैसा दे रहा था जिनकी इतनी मतलब केपेबिलिटी नहीं थी कि वो पैसा बैंक्स को वापस लौटा सके। अब आपके मन में होगा कि भाई ऐसा वो कर क्यों रहते? क्योंकि बैंक्स थोड़े लालची हो चुके थे। थोड़े क्या, बहुत लालची हो चुके थे। उनको लगा कि भाई जब भी कोई हमसे पैसा लेके जाएगा वो पैसा तो हमें वापस कर ही देगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। और जब लोगों ने पैसे वापस किए नहीं तो बैंक्स की हालत हो गई खराब, क्योंकि अब बैंक्स क्या हो गए? बैंक्स लॉसेस में जाना शुरू हो गए। और इसी चीज को कौन सपोर्ट करता है? इसी चीज को यूएससी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जिसे वो कहते हैं बेल आउट। अगर आप जाओगे वापस से पिछली पिक्चर में तो आप देखोगे वहां पे लोगों ने कुछ साइन रखा हुआ है जिसे वो कह रहे हैं बेल आउट। ये बेल आउट क्या है? ये बेल आउट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एब्यूजिव वर्ड लिखा है जो कि बुल, और समझ सकते हैं आप, इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है कि बेल आउट इज दिस, मतलब कि बैंक्स की बेवकूफी की वजह से इतनी बुरी हालत हुई यूएस इकोनॉमी की, और यूएस की गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है कि भाई तुम बंद मत हो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं खूब सारा, अपने को रोके रखो, अपने को बचाए रखो। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो लोगों के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को? क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी बैंक्स को जब बात आती है फाइनेंस की, जहां पे गवर्नमेंट और बैंक्स सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और लोगों के साथ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये यूएसए केस में साफ साफ दिख भी रहा था। और ये पहला केस नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पहला केस था 2008 का। 2008 का एक रीसेंट केस था, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें गवर्नमेंट की वजह से, जैसे आप जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे गवर्नमेंट की वजह से ही हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आई थी। और अगर आप इस सिचुएशन के बारे में, ईयर 2008 के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं, द बिग शॉर्ट। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है कि किस तरह से यूएस की गवर्नमेंट ने, किस तरह से यूएस के बैंक्स की फुलिशनेस की वजह से पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, सब कुछ एकदम खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसी टाइम पे बिटकॉइन इन्वेंट होता है। उसी टाइम पे सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने एक डोमेन रजिस्टर किया bitcoin.org करके 18 अगस्त 2008 में, और 31 अक्टूबर 2008 को उन्होंने एक वाइट पेपर रिलीज किया जिसका नाम था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और आज हम उसी वाइट पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बिटकॉइन और पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पे, जो कि हमारे सतोशी जी ने वाइट पेपर इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ पे उन्होंने ये www.bitcoin.org करके वेबसाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने इसी डोमेन पे अपना वाइट पेपर स्टैब्लिश मतलब पब्लिश किया था। ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हो आके डिटेल में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। ये 9 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको सब तो नहीं पढ़ेंगे, मगर जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट्स हैं, जो कि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि बिटकॉइन एक पहली क्रिप्टो करेंसी है तो डेफिनेटली इसके बारे में तो आपको आइडिया अच्छे से होना ही चाहिए कि उसका वाइट पेपर में आखिर में लिखा क्या गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो अगर इसके आप एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करोगे जो सतोशी जी ने प्रिपेयर किया है, तो उसमें इन्होंने बहुत साफ साफ बताया कि पहले जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वजह से जो मतलब हो रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं कहूँ, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वजह से जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पहली चीज़ तो वो फेस ना करें। सेकंड चीज़ इन्होंने बात की है प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम की।
तो ये डबल स्पेंडिंग क्या है? तो अगर आप बात करें, पहले ऐसा नहीं कि बिटकॉइन एक पहली क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी टर्म पहले भी यूज होता था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्रिप्टो करेंसी जो है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाती थी। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो डिजिटल होती है, आप उसकी मल्टीपल कॉपी कर सकते हो, राइट? उसी तरह से जो डिजिटल करेंसी है जो पहले बनती थी, उसकी भी आप मल्टीपल कॉपीज कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताई कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट द मेन बेनिफिट्स आर लॉस्ट इफ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी पहले की थी भी, वो बन तो गई थी, मगर वहाँ पे तब भी एक सेंट्रल अथॉरिटी की हमें जरूरत पड़ती थी। और सतोशी जी ने इसको सॉल्व कैसे किया? सतोशी जी ने इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम, जो कि बिगेस्ट रेवोल्यूशन हुआ हमारे बिटकॉइन के थ्रू, राइट? अगर आप देखोगे, और इन्होंने सब चीज़ें, मतलब बहुत ही चीज़ क्लियर वर्ड में बताया कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिसके बारे में वैसे मैंने बहुत ही डिटेल में बिटकॉइन वाले अपना अपने जो क्रिप्टो करेंसी वाला कोर्स है उसमें बताया है, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपने और वीडियो नहीं देखा है तो। वहाँ पे भी मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट चेन को ही हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी, और इन्होंने भी उसी को कहा कि जो प्रूफ होगा, जो प्रूफ ऑफ वर्क में जो प्रूफ होगा, वो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के पास ही होगा, ठीक है? अब इसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वही चीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन्होंने बात की है, और यहाँ पे इन्होंने आप देखोगे वही चीज़ बताया है कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है कि मर्चेंट्स मस्ट बी वेरी, मतलब बी वेरी ऑफ देयर कस्टमर हैसलिंग देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देन दे वुड अदरवाइज नीड। और ये बात सही है, राइट? जब भी हमें कोई चीज़ कहीं से लेनी होती है या हमें जब भी कोई एप्लीकेशन चलानी होती है, तो आपने देखा होगा वो जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है वो हमसे 10 तरह की इन्फॉर्मेशन मांगती है, जबकि उस इन्फॉर्मेशन का जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे कोई लेना देना भी नहीं, तब भी वो हमसे 10 तरह की चीज़ें मांगती है। हमारी डेट ऑफ बर्थ मांगती है, हमारे हम मैरिड हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमसे पूछती है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स करती है हमारे मर्चेंट्स, जो हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, उसके खिलाफ ये क्रिप्टो करेंसी बनाई गई एक्चुअली में। फिर उन्होंने बताया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि भाई जिसके पास ज़्यादा नोट्स होंगी, मतलब जो भी एक, मतलब आप कहो कि द सिस्टम तभी सिक्योर होगा, जो इनका सिस्टम है, आपका ये जो बिटकॉइन का जो सिस्टम है, ये तभी सिक्योर होगा जब आपकी ऑनेस्ट नोट्स, जो नोट्स हैं, जो सिस्टम प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करें, मतलब जो बिटकॉइन नेटवर्क में अगर 10 नोट्स हैं, तो उसमें अगर ऑनेस्ट नोट जब हैकर नोट से ज़्यादा होंगी, मतलब डिसऑनेस्ट नोट से ज़्यादा ऑनेस्ट नोट होंगी, तभी ये सिस्टम सही से वर्क करेगा, अदरवाइज ये सिस्टम फेल कर जाएगा। फेल एज इन मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, आगे भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द सिस्टम इज सिक्योर एज लॉन्ग एज ऑनेस्ट नोड्स कलेक्टिवली कंट्रोल मोर सीपी पावर देन एनी अदर कोऑपरेटिंग ग्रुप ऑफ अटैकर नोड्स। तो मतलब कि यहाँ पे ऑनेस्ट लोगों को ज़्यादा होना होगा एज कम्पेयर टू अटैकर नोड्स, और ये होगा भी, राइट? 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ही अटैकर्स हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं। 90 लाख जो होंगे, मतलब सॉरी, अगर मैंने 1 लाख कहा है तो 1 लाख लोगों में से जो 10,000 लोग होंगे वही तो हैकर्स होंगे। 90,000 लोग जो होंगे वो तो डेफिनेटली सीधे साधे लोग होंगे। तो वही चीज़ें कह रहे हैं, ये उसी चीज़ पे ये बेस्ड है एक्चुअली में। फिर यहाँ पे इन्होंने ट्रांजैक्शन के बारे में बात की, डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि टू अकम्प्लिश दिस विदाउट अ ट्रस्टेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्ट बी पब्लिकली अनाउंस। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल में कहा कि भाई अभी क्या होता है, जब हमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जो कि सारी वेरिफिकेशन करती है, राइट? वही जैसे हमने कोई बैंक से पेमेंट की, तो वो पेमेंट कौन वेरीफाई करेगा? हमारा बैंक पे, मतलब वेरीफाई करेगा कि ये सही पेमेंट है, किस अकाउंट से गई है, किस अकाउंट में जानी है, ये सारी चीज़ें हमारा बैंक वेरीफाई करता है। बात करें अगर हम लोग बिटकॉइन की, बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है ये कौन करता है? ये पूरे पब्लिक डोमेन में जितने भी नोट्स हैं वो करते हैं। और इसी चीज को इन्होंने बताया है, टू अकम्प्लिश दिस विदाउट अ ट्रस्टेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्ट बी पब्लिकली अनाउंस्ड एंड वी नीड अ सिस्टम फॉर पार्टिसिपेंट टू एग्री ऑन अ सिंगल हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डर इन विच दे वर रिसीव्ड। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है ट्रांजैक्शन वाले के अंदर, जो इन्होंने चीज बताई है। फिर इसके बाद उन्होंने टाइम की इंपॉर्टेंस बताई है, और इसको आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिस सारी चीज़ें मैंने वैसे बताई हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के कोर्स में, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम जो इन्होंने यूज किया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, काफी बढ़िया स्टेटमेंट है। द प्रूफ ऑफ वर्क इन्वॉल्व स्कैनिंग फॉर अ वैल्यू डेट व्हेन हैश सच एज विद SHA 256 द हैश बिगिंस विद द नंबर ऑफ 0 बिट्स। और इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप याद करो तो टारगेट वाला नॉन्स, जो मैंने टारगेट लाइक आई थिंक नॉन्स वाले पे है, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में इसी चीज़ पे वीडियो बनाया कि ये जो 0 बिट्स वाली उन्होंने बात की है, किस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क करती है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की, और इसी पे मैंने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं उसे भी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द एवरेज वर्क रिक्वायर्ड इज एक्सपोनेंशियल इन द नंबर ऑफ 0 बिट्स रिक्वायर्ड एंड कैन बी वेरीफाइड बाय एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल हैश। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख रहा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क किस तरह से वर्क करती है। फॉर आवर टाइम स्टैम्प नेटवर्क वी इंप्लीमेंट द प्रूफ ऑफ वर्क बाय इंक्रीमेंटिंग अ नॉन्स इन द ब्लॉक अंटिल अ वैल्यू इज फाउंड, जो कि टारगेट वैल्यू होती है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। और वो टारगेट वैल्यू जब तक हिट नहीं होती है तब तक हम क्या करते हैं, नॉन्स की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं।
पर यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान देना कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से सतोशी, मतलब सतोशी जी का दिमाग देखो, अब पता नहीं कितने लोग थे, एक था, सिंगल थे, पर्सन थे कि कोई फीमेल थी, मुझे नहीं पता, पर दिमाग देखिए आप यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही पहले सोच लिया था कि अगर हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क को नोट्स, मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि जो वोटिंग सिस्टम है, जो हमारी बिटकॉइन नेटवर्क में जो नोट्स होती है, उन पर जो वोटिंग सिस्टम होता है, ऑनेस्ट नोड, अटैकर नोड, इन सब का, तो वो जो नोट्स होंगी ना, वो आईपी एड्रेस डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो सीपीयू डिपेंडेंट होंगी। मतलब क्या है कि हो सकता है कि अगर आप वोटिंग कर रहे हो, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में से हर एक के पास, मतलब जो 10 लोग हैं वो 10 सीपीयूज हैं, जो 10 सीपीयूज हैं वो लोग वोट करेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें। अगर लेट से ये सीपीयू बेस ना होता और ये आईपी एड्रेस बेस होता तो क्या होता, जो 10 सीपीयूज हैं वो अपना आईपी एड्रेस कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये आईपी एड्रेस आप किसी भी ना किसी तरह चेंज कर सकते हो, हैकर से करते हैं अपना आईपी एड्रेस लगातार वो चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बहुत ही पहले से सोच के रखा था कि इस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं करनी है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम है, ये पूरी पूरी बेस्ड है आपके, प्रूफ ऑफ वर्क इज एसेंशियली बेस्ड ऑन वन सीपीयू वन वोट, मतलब एक सीपीयू पे ही एक वोट है, ना कि एक आईपी एड्रेस पे। ये इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, या आप कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि जो आपका वोटिंग सिस्टम होता है वो आईपी एड्रेस पे नहीं डिपेंडेंट होता है, सीपीयू पे डिपेंडेंट होता है। और इसके बाद उन्होंने वही चीज़ बताई है कि द majority decision is represented by the longest chain which has the greatest proof of work effort invested in it. If majority CPU power is controlled by honest node, the honest chain will grow the fastest and outpace the competing chain. सारी चीज़ें ऑनेस्टी पे बेस्ड है भाई, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा मतलब ही है कि आप पूरे, मतलब पूरे जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं उन पे आप एक तरह से ट्रस्ट कर रहे हो, राइट। आप 100 लोग जो कि सिस्टम में हैं, आप उन 100 पे ट्रस्ट कर रहे हो, तभी आप एक मतलब क्रिप्टो करेंसी चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो, राइट। अदरवाइज आपको एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने पूरी नेटवर्क के बारे में बताया कि किस तरह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो वो कैसे वर्क करेगा। तो इन्होंने बताया कि न्यू ट्रांजैक्शन जब भी आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा सारी नोट्स को, जितने भी बिटकॉइन नेटवर्क में जितने भी नोट्स हैं उन सबको ये नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होगा ये ट्रांजैक्शन। फिर जो भी ट्रांजैक्शन, ईच नोड कलेक्ट्स अ न्यू ट्रांजैक्शन इनटू अ ब्लॉक। तो जो भी नोड्स हैं, जो हमारे एक तरह से यहाँ पे माइनर्स होंगे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क की बात होने वाली है, तो जो भी माइनर्स हैं वो क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डालेंगे। और फिर ईच नोड वर्क्स ऑन फाइंडिंग अ डिफिकल्ट प्रूफ ऑफ वर्क फॉर इट्स ब्लॉक। वही माइनर वाला काम है कि फिर अब वो क्या करेगा, एक नंबर, एक टारगेटेड वैल्यू उनको मिल जाएगी, डिफिकल्टी उनके पास होगी, उस टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से वो नॉन्स को बढ़ाते जाएंगे और उस टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से वो उस टारगेट वैल्यू के नीचे या फिर, मतलब हाँ, नीचे या फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर व्हेन अ नोड फाइंड्स अ प्रूफ ऑफ वर्क इट ब्रॉडकास्ट द ब्लॉक टू ऑल नोड्स। वही चीज़ है कि जैसे ही उसको अपना मिल जाएगा कि हाँ मैंने एक ब्लॉक फाइंड कर लिया है, मैंने एक टारगेट वैल्यू रीच कर ली है, मेरे पास सोल्यूशन आ गया है इस प्रॉब्लम का, तो वो सारी नोड्स को बताएगी कि भाई ये देखो मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब जितनी भी नोड्स होंगी वो सारे ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगी, कहेंगी चलो पहले इसको वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। फिर नोड एक्सप्रेस देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्लॉक बाय वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द नेक्स्ट ब्लॉक। अगर उनको लगता है कि हाँ, मतलब जो नोड्स हैं उन्होंने जब वेरीफाई कर लिया, एक नोड ने उनको लाइक ये ब्लॉक किया, क्या क्या मतलब ब्लॉक पूरी तरह से इनको आप क्या कहोगे इसे, मतलब कि पूरी तरह से इनके पास ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद जब नोट्स के पास ये ट्रांजैक्शन आ गया, ये ब्लॉक आ गया, उन्होंने वेरीफाई वैलिडेट किया, उनको लगा हाँ सब सही है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट ब्लॉक उसमें ऐड करने की कोशिश की जाती है। उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। और फिर इंसेंटिव के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से इंसेंटिव डिटरमाइन होंगे। व्हेन सम प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स हैव एंटर्ड अ सर्कुलेशन द इंसेंटिव कैन ट्रांजिशन इंटरली टू द ट्रांजैक्शन फीस एंड कंप्लीटली इन्फ्लेशन फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ उन्होंने की कि इन्होंने बिटकॉइन को एक लिमिटेड नंबर पे रखा। जिस तरह से गोल्ड हमारी अर्थ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, इसी तरह से इन्होंने बिटकॉइन को भी एक पर्टिकुलर लिमिट दी कि भाई 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि इन्होंने की है और इन्होंने बहुत ही लॉन्गर विजन के साथ इसको बनाया है बिटकॉइन को। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, करेंसी इज़ नॉट मनी, उसको आप देखिए, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है बिटकॉइन। बट इन्फ्लेशन का मतलब आई थिंक पता होगा आपको कि जब जैसे जैसे मतलब सामान की क्वांटिटी उतनी रहेगी मगर उसका दाम बढ़ता जाता है, तो उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे भी एक चीज़ मैंने देखी जो नोटिस की, इन्होंने बताया कि अगर कोई अटैकर, लेट से कोई अटैकर सोचता है कि नहीं मैं तो चीटिंग से ही बिटकॉइन प्रोड्यूस करना चाहूँगा, बिटकॉइन को मैं चीटिंग से ही हासिल करूँगा, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल में कहा है कि जो अटैकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वो बेवकूफ़ है। क्योंकि अगर वो रूल्स के हिसाब से खेलेगा, जितनी सीपीयू पावर वो रूल्स के हिसाब से खेलने में लगाएगा और बिटकॉइन को सही तरीके से प्राप्त करने में, मतलब लेने में लगाएगा, वो ज़्यादा अक्लमंदी वाला सोल्यूशन है, उसको ज़्यादा फायदा होगा। ना कि अगर वो बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है, खूब सारी अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, सीपीयू पावर वेस्ट करता है और उसके बाद जो उसको बिटकॉइन मिलेंगे उसकी कंपैरिजन में वो काफ़ी कम ही होंगे। तो यहाँ पे भी बहुत ही दिमाग लगाया हमारे सतोशी जी ने। अगर आप ध्यान से देखोगे, ही वोट टू फाइंड मोर प्रॉफिटेबल टू प्ले बाय द रूल्स
such rules that favor him with more new coins than everyone else combined tend to undermine the system and validity of his own wealth. बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत ही दिमागदार वाली चीज़ है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से सिस्टम में आपके नोड जो है, ये मैंने पहले ही बताया कि ब्लॉकचेन आपके ही सिस्टम में स्टोर होती है। अगर आप एक नोड बनते हो, बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट बनते हो, तो जो भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी ब्लॉक्स होंगी, वो आपके सिस्टम पे ही स्टोर होंगी। और ये किसके फॉर्म में स्टोर होंगी? ये आपकी मर्कल ट्री के हिसाब, ये यहाँ पे आप देखोगे मर्कल ट्री के डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर होंगी। इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, डेफिनेटली कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि मैं मर्कल ट्री पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से कितनी स्पेस लेता है एंड ऑल दोस थिंग्स, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया। मूरे लॉज के बारे में बताया, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसको सर्च करना, बहुत ही अच्छी चीज़ है मूरे लॉ। उन्होंने बताया था कि किस तरह से टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल, जैसे जैसे आप मतलब टाइम के साथ बढ़ते जाते हो, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे छोटे हो जाते हैं, और क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटे जाते हैं तो हमारी कैपेबिलिटी कंप्यूटर की और बढ़ती जाती है। तो उसी के अराउंड है मूरे लॉ, जितना मुझे याद आ रहा है अपने बीटेक की पढ़ाई से, तो आप डेफिनेटली इसको देखना। और इसके बाद इन्होंने बताया है सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन, किस तरह से पेमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई पेमेंट्स विदाउट रनिंग अ फुल नेटवर्क नोड। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इन्होंने बताया कि आपको फुल नोड बनने की जरूरत नहीं है अगर आप एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहते हो। इसके लिए क्या कहते हैं कि आपके पास अगर ब्लॉक हेडर है, अगर आप ध्यान से देखोगे लिखते हैं कि यूजर ओनली नीड्स टू कीप अ कॉपी ऑफ ब्लॉक हेडर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क चेन। यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, लॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क चेन का ही उसके पास हेडर होना चाहिए। हेडर का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप दोगे तो ये जो ब्लॉक हैश है, इसी को वो हेडर कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये पूरा डेटा का जो एक सार है वो इस ब्लॉक हैश में, राइट। तो इसी चीज़ को, ये बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो यूजर ओनली, ओके कहाँ गए हम लोग, विच ही कैन गेट बाय क्यूरिंग द नेटवर्क नोड अंटिल ही कन्विंस ही हैज गॉट द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक फुल नोड नहीं बन रहा है और वो सिर्फ ब्लॉक हेडर को रख रहा है, तो पहली चीज़ तो उसको लॉन्गेस्ट चेन वाले ब्लॉक हेडर्स की जरूरत होगी। दूसरी चीज़ ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हर बार चेक करना होगा कि भाई उसके पास लॉन्गेस्ट चेन का ही हेडर है कि नहीं, कहीं उसके साथ कोई बेवकूफ़ी तो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को उसको ध्यान देना होगा। ऑब्टेन द मर्कल ब्रांच लिंकिंग द ट्रांजेक्शन टू द ब्लॉक, इट्स टाइम स्टैम्प एंड ही कैन चेक द, मतलब ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर बिना फुल नोड बने भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो। और इस पर भी आने वीडियो बना हुआ है बिटकॉइन नोड करके, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस दैट रिसीव फ्रीक्वेंट पेमेंट विल प्रोबेबली स्टिल वांट टू रन देयर नोड्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड सिक्योरिटी क्विकर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो बिजनेसेस हैं उनको उन्होंने यही कहा है कि जो फ्रीक्वेंट पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि वो खुद की नोड रन करें, ना कि किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे। आज हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग वॉलेट पे डिपेंडेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी बिजनेस है तो वो क्या करता है, वॉलेट्स की एपीआई को यूज़ करता है। कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि नोड्स को रन कर रहा है और उन्हीं के थ्रू वो सारा काम करवाता है, क्योंकि कोई अपनी नोड रन नहीं करना चाहता, क्योंकि नोड को रन करने का मतलब बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, ये तो सच्चाई है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मगर अगर आप चाहते हो कि सिक्योर हो, वेरीफाइड हो, सारी चीज़ अच्छे से हो, तो उस केस में वो कह रहे हैं कि अपनी खुद की नोड रन करो भाई। यही चीज़ उन्होंने बताई है। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, स्प्लिटिंग, कंबाइनिंग, सिंपल टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको बिटकॉइन में किस तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं, यूटीएक्सओस के बारे में, तो मैंने बताया वो। और वीडियो देखना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों को शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से। फिर इसके बाद उन्होंने प्राइवेसी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। द पब्लिक कैन सी दैट समवन इज सेंडिंग द अमाउंट टू समवन एल्स विदाउट इन्फॉर्मेशन लिंकिंग द ट्रांजैक्शन टू एनीवन। इनका कहना है कि भाई जो हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे ना, वो तो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मगर वो पब्लिकली जो अवेलेबल ट्रांजैक्शन होंगे उनको कोई भी रीड नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म है। और कोई भी उस ओनर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने एच डी वॉलेट करके एक आई थिंक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें कवर अप किया है। जहाँ पे क्या होता है कि आप एक प्राइवेट की से, मतलब एक प्राइवेट की में कुछ वैल्यूज ऐड करके मल्टीपल पब्लिक की अपने लिए जनरेट कर सकते हो। और उस पब्लिक की को, मतलब जैसे आपने 5 पब्लिक की जनरेट करी, अब उस 5 पब्लिक की को आप यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए। तो इससे क्या होगा, कभी भी कोई भी आप तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आप एनोनिमस हो, किसी को नहीं पता कि ये एक पब्लिक की किसकी है, राइट। मगर इन्होंने एक ड्रॉबैक भी बताया। इन्होंने कहा कि मगर कहीं कहीं केसेस में ऐसा काम नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं केसेस में आप तक लिंक पहुंच सकती है। अगर आप देखोगे इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। एज एन एडिशनल फायरवॉल और न्यू पेयर की शुड बी यूज फॉर ई ट्रांजेक्शन। ये चीज़ मैंने बताई कि 5 पब्लिक की आपने यूज़ कर ली, 5 पब्लिक की आप यूज़ कर रहे हो ट्रांजेक्शन के लिए। सम लिंकिंग इज स्टिल अनअवॉइडेबल विथ मल्टीपल इनपुट ट्रांजैक्शन विच नेसेसरी रिवील देयर इनपुट्स वर ओन्ड बाय द सेम ओनर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आप मल्टी इनपुट ट्रांजैक्शंस करोगे, उस केस में क्या होगा कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। रिवील इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ जान जाएगा, बट उसको पता चल जाएगा कि आप एक कोई पर्सन है जिसकी ये पब्लिक की है और वही सारे ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो वो उस केसेस में आप तक पहुंच सकते हैं, इस तरह से वो लिंक कर सकते हैं आप तक, आपके एक तरह से कहूँगा वॉलेट तक, वॉलेट भी नहीं कहूँगा, पब्लिक की तक, इस तरह से। क्योंकि पब्लिक की से प्राइवेट की वापस नहीं आ सकती, आई थिंक पता होगी, ये चीज़ भी मैंने कवर अप की है क्रिप्टो करेंसी के कोर्स में।
The risk is that if the owner of a currency is revealed, linking could reveal of a transaction that belong to the same owner. यही चीज मैंने बताई आपको। फिर इसके उन्होंने यहाँ पे, अच्छा ये जितनी चीजें आपने देखी ये सब थ्योरी है, मगर इन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। इन्होंने मैथमेटिकली यहाँ पे पूरा प्रूव दिया है। और उन्होंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताई जो कि मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया। आई नो प्रोबेबिलिटी सबको बहुत गंदी लगती है मैथमेटिक्स में, बट सिर्फ आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लगा, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं गेट वेट के, तो मुझे पता है कि ये क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें। एक्सपोनेंशियल आई थिंक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने, तो आप डेफिनेटली इसको भी रीड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये चीज़ बताई है, बट थोड़ा यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। बट यही है फ़ायदा कि इन्होंने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि वी कंसिडर द सिनेरियो ऑफ एन अटैकर ट्राइंग टू जनरेट द ऑल्टरनेट चेन फास्टर देन द ऑनेस्ट चेन। तो यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिया है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ उस कैलकुलेशन का, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं जहाँ पे अटैकर्स ने क्या किया है कि लॉन्गेस्ट चेन बना ली है। क्योंकि अगर अटैकर्स लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे उस केस में होगा क्या, अगर अटैकर्स लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे तो हमने जैसे कि इस मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। और इसी चीज़ को वो हाइपोथेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी होने की मगर बहुत कम है, बहुत 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 कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रूफ ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत सारे हैकर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की चीज़ों को होने में। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो उसमें 10,000 लोग ही हैकर होंगे भाई, 90,000 लोग तो अच्छे लोग होते हैं। सच्चाई यही है, राइट। अब बात है दुनिया बदनाम है बुरे लोगों की वजह से, बट स्टिल इवन इफ दिस अकम्प्लिश इट डज नॉट थ्रू द सिस्टम। अगर इन्होंने चीज़ यहाँ पे बताई कि अगर ऐसा हो भी जाता है बाई चांस कि लेट से 10 लॉन्गेस्ट चेन किसी हैकर ने बना भी लिए, एक सिनेरियो मान ले रहे हैं कि एक लॉन्गेस्ट चेन बन गई, मगर उस केस में भी वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि सच एज क्रिएटिंग अ वैल्यू आउट ऑफ थिन एयर, और ऐसा नहीं होगा कि वो क्रिप्टो करेंसी बनाना शुरू कर देंगे, बिटकॉइन वो अपने आप से प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना शुरू करेंगे, इस तरह की चीज़ें वो तब भी नहीं कर सकते। बस वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अगर लेट से कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर सकते हैं और उस ट्रांजैक्शन को फिर से कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ आई थिंक एक डबल स्पेंडिंग जैसी चीज़ हो रही है कि मैंने 5 बिटकॉइन खरीद बेचे, मतलब 5 बिटकॉइन थे मेरे पास, मैंने उससे कुछ खरीदा, फिर मैंने वो 5 बिटकॉइन वापस अपने वॉलेट में बुला लिए, फिर मैं 5 बिटकॉइन से कुछ खरीद रहा हूँ। तो ये तरह का सिनेरियो हो सकता है, बट सिस्टम एज सच नहीं क्रैश करेगा, मगर हाँ ये एक प्रॉब्लम वाली बात तो है वैसे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि नोट्स आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं होगा, बट यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बताई है कि सच एज क्रिएटिंग अ वैल्यू आउट ऑफ थिन एयर और टेकिंग द मनी दैट नेवर बिलोंग टू द अटैकर, नोट्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एन इनवैलिड ट्रांजैक्शन एज पेमेंट एंड नॉन नोट विल नेवर एक्सेप्ट अ ब्लॉक कंटेनिंग। ये तो बात सीधी सी बात है, जिसको जब पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये ट्रांजैक्शन सही नहीं है, तो वो तो सीधी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर यहाँ पे वही चीज़ है कि एन अटैकर कैन ओनली ट्राई टू चेंज ऑन हिज ओन ट्रांजैक्शन टू टेक बैक मनी ही रिसेंटली स्पेंड। वही चीज़ मैंने कहा ना कि अटैकर अपने किया हुआ स्पेंड ट्रांजैक्शन वो वापस ले सकता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। मगर ये भी चीज़ बड़ी है अगर आप ध्यान से देखो, मगर ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये मैं सोचना कि बहुत जल्दी हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको भाई आप पढ़ सकते हो, 0.1 की आई थिंक प्रोबेबिलिटी है। इसको आप पढ़ना एक बार, मैंने सही में अभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बस कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई सच बताऊंगा मैंने वही देखी, बस मुझे थोड़ी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखी तो मुझे भाई प्रोबेबिलिटी से थोड़ा डर लगता है, सच्चाई यही है। बट स्टिल तो आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसके बारे में, ठीक है। और फिर इसके बाद इनका कंक्लूजन स्टेटमेंट आ जाता है कि वी हैव प्रपोज अ सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट पे आपको भरोसा नहीं करना है, सारा काम मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम करेगी, उस पर भरोसा करो और किसी पे भरोसा मत करो, किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे भरोसा मत करो, किसी बैंक से भरोसा मत करो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भरोसा मत करो, किसी पे भरोसा मत करो। किस पे भरोसा करो? प्रूफ पे वर्क करो, प्रूफ ऑफ वर्क पे भरोसा करो। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उन्होंने वही कंक्लूड किया, टू सॉल्व दिस प्रपोज वही पीयर टू पीयर प्रूफ ऑफ वर्क टू रिकॉर्ड अ पब्लिक हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन दैट बिकम्स कंप्यूटेशनली इम्प्रैक्टिकल फॉर एन अटैकर टू चेंज इफ ऑनेस्ट नोट कंट्रोल अ मेजॉरिटी ऑफ सुपर। बस वही चीज़ है कि जब तक ऑनेस्ट नोट्स हैं इस दुनिया में अच्छे लोग रहेंगे तब तक दुनिया बनी रहेगी, जिस दिन इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहेंगे दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ उसी तरह का सिनेरियो बिटकॉइन के साथ भी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।